हेलो बच्चों, प्री मेडिको यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अनुज विश्वकर्मा। बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बायोमॉलिक्यूल चैप्टर के पिछले 10 साल के आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड थियरीज भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है बेटा, बायोमॉलिक्यूल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस ये है कि ये बहुत इजी चैप्टर है और इससे एक क्वेश्चन आना फिक्स है। कभी कभी 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आप श्योर समझो कि इससे आएगा और वो इतना आसान क्वेश्चन होगा कि आप आसानी से इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बेटा, हमारा पहला क्वेश्चन है, द नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। ठीक है, तो बेटा जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने इसेंशियल अमीनो एसिड के जितने भी इसेंशियल अमीनो एसिड है उनको मैंने आपको स्क्रीन पे लिख दिया है और इसकी एक ट्रिक भी बनाई है। वो ट्रिक अगर आप याद रखते हो तो आपको इसेंशियल अमीनो एसिड याद करना आसान हो जाएगा। अब आप सोचोगे सर नॉन इसेंशियल पूछा, आप इसेंशियल क्यों बता रहे हो? बेटा, अगर इसेंशियल याद होगा तो नॉन इसेंशियल इसके अलावा जो भी होगा वो नॉन इसेंशियल ही होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, इस ट्रिक का नाम है MTV पिल्ट AH। ठीक है, टोटल 10 इसेंशियल अमीनो एसिड है जिसमें से 2 को हम सेमी इसेंशियल कहते हैं। तो जो AH दिख रहा है आपको, ये है आपका सेमी इसेंशियल अमीनो एसिड। लेकिन अगर सेमी इसेंशियल वर्ड ना दिया होगा तो आप इसको किस में काउंट करोगे? इसेंशियल में। समझ में आ गया? चलो, तो यहाँ यम किसके लिए स्टैंड करता है? मेथियोनिन के लिए। टी किसके लिए? थ्रियोनिन के लिए। वी फॉर वैलिन, पी फॉर फिनाइलएलानिन, आई फॉर आइसोल्यूसिन, एल फॉर ल्यूसीन, एल फॉर लाइसीन, टी फॉर ट्रिप्टोफैन एंड ए फॉर आर्जिनिन और लास्ट में बचता है एच, एच फॉर हिस्टिडीन। तो आपको क्या याद रखना है? MTV पिल्ट AH। इससे आपके इसेंशियल अमीनो एसिड याद हो गए और जब इसेंशियल अमीनो एसिड याद हो गए तो आप नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड तो बता ही लोगे। तो लाइसिन क्या इसेंशियल अमीनो एसिड है? बिल्कुल इसेंशियल अमीनो एसिड है। वैलिन, वैलिन इसेंशियल अमीनो एसिड है। ल्यूसीन, ये बेटा ल्यूसीन रहा, ये भी इसेंशियल अमीनो एसिड है। एलानिन, एलानिन क्या आपके इस लिस्ट में दिख रहा है? कहीं नहीं। ये दिख रहा है लेकिन वो ए स्टैंड फॉर आर्जिनिन, नॉट एलानिन। तो एलानिन क्या है? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड है। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा? डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which structures of protein remains intact during denaturation process? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम प्रोटीन का डीनेचुरेशन कर देते हैं तो कौन सा जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो बेटा आपको पता होगा प्रोटीन के 4 स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ठीक है, 4 स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे। तो बेटा जब डीनेचुरेशन होता है तो ये सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मतलब ये इनका डीनेचुरेशन होता है, ये स्टेबल नहीं रहेंगे। ये तीनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू हीटिंग। ठीक है, इसी को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। क्लियर? लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये बेटा ये डीनेचुरेशन प्रोसेस द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये एज सच बना रहता है। समझ गए आप? तो डीनेचुरेशन के बाद कौन सा स्ट्रक्चर हमेशा सही रहेगा? तो वो बेटा प्राइमरी स्ट्रक्चर डीनेचुरेट नहीं होता है, बाकी सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डीनेचुरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन ए, बोथ सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर, बेटा ये डिस्ट्रॉय होते हैं, इंटैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। प्राइमरी स्ट्रक्चर ओनली, मैं आपको बताया केवल प्राइमरी स्ट्रक्चर इंटैक्ट होता है, बाकी सब क्या होते हैं? डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर। बाकी चेक कर लेते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर नो, डिस्ट्रॉय। टर्सरी स्ट्रक्चर ये भी क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिसेबल्ड हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन
एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिनेज। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बारे में इन्होंने 4 ऑप्शन में कुछ चीजें लिखी गई हैं और वो पूछ रहे हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है और कौन सा डिफरेंस करेक्ट है। तो इससे पहले बेटा कि हम एमाइलोज आप एमाइलोपेक्टिन के बारे में डिस्कस करें, मैं आपको एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के बारे में नीचे देखो मैंने एक पॉइंट लिख के आपको शो कर रहा हूँ स्क्रीन पे, इसको मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसको आप समझ लो। ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो इस ऑप्शन से आंसर करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टार्च की। स्टार्च क्या होता है बेटा? ये पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। और स्टार्च के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एमाइलोज और एक होता है एमाइलोपेक्टिन। मतलब जो आपका स्टार्च है ये 2 फॉर्म में पाया जाता है, एमाइलोज के फॉर्म में और एमाइलोपेक्टिन के फॉर्म में। जनरली जो एमाइलोज होता है 20% होता है। स्टार्च में जो एमाइलोज होगा कितना परसेंट होता है? 20%। और जो एमाइलोपेक्टिन है वो 80% होता है। मतलब स्टार्च 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एमाइलोज फॉर्म में और एमाइलोपेक्टिन फॉर्म में। अगर आप स्टार्च को अगर 100 मॉलिक्यूल लो तो उसमें 20 मॉलिक्यूल एमाइलोज के होंगे और 80 मॉलिक्यूल किसके? एमाइलोपेक्टिन को होंगे। इन द सेंस ये, ठीक है। अब बेटा एमाइलोज की क्या कंडीशंस है और एमाइलोपेक्टिन की, तो देखो बेटा जो एमाइलोज होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है। एमाइलोज जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। इसके अलावा एमाइलोज में जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है वो अल्फा 1,4 होती है। मतलब जो एमाइलोज में जो बॉन्डिंग पाया जाएगी, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाएगा वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, ठीक है। और थर्ड पॉइंट इसमें है कि ये लीनियर पॉलीमर बनाता है। लीनियर मतलब एक स्ट्रेट चेन में ऐसे जुड़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। अब बताओ जब ये स्ट्रेट चेन, एज्यूम करो कि ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। अब इसको फोल्ड करना आसान है भाई, स्ट्रेट चेन है आराम से फोल्ड हो जाएगा। तो ये फोल्ड हो जाता है आसानी से और इसी वजह से क्या है? आयोडीन टेस्ट देता है। आपने सुना होगा कि स्टार्च आयोडीन टेस्ट देता है और उससे ब्लू कलर अपीयर होता है या वायलेट कलर अपीयर होता है, ठीक है। तो उसको फोल्ड करना आसान है, मैं आपको शो कर रहा हूं, देखो। जैसे मान लो ये स्टार्च, ये स्ट्रेट चेन है, अब इसको आप आसानी से फोल्ड कर सकते हो, देखो फोल्ड हो गया। तो इसमें क्या हो जाता है? आयोडीन ट्रैप हो जाता है, इस वजह से आसानी से आयोडीन टेस्ट देता है और वायलेट कलर अपीयर होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, मतलब ये पानी में घुलनशील नहीं है। दूसरा, एमाइलोपेक्टिन में 2 टाइप के लिंकेज होते हैं। पहला लिंकेज है अल्फा 1,4 लिंकेज और दूसरा है अल्फा 1,6 लिंकेज, ठीक है। एज्यूम करो कि ये रहा एमाइलोपेक्टिन। तो देखो एक जो चेन होती है वो अल्फा 1,4 लिंकेज द्वारा बाइंड अप होती है और जो दूसरी अल्फा 1,4 द्वारा जो लिंक अप होता है, मतलब ये दोनों लीनियर हो गए। ये जो इसमें जो होगा, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, इसमें अल्फा 1,4 होगा और दूसरे वाले में भी क्या होगा? अल्फा 1,4। 2 चेनों को कनेक्ट करते हैं किसके द्वारा? अल्फा 1,6 लिंकेज द्वारा। और जब ये आपस में कनेक्ट हो जाएगा लाइक दिस, ऐसे अगर कनेक्ट हो जाएगा तो आप बताओ इसको क्या फोल्ड करना आसान होगा? नहीं, ये क्रॉस लिंक पॉलीमर बनाता है और इसको फोल्ड करना आसान नहीं है। और जब ये फोल्ड नहीं होगा तो ये आयोडीन टेस्ट नहीं देगा। समझ में आ गया आपको? तो ये आयोडीन टेस्ट नहीं देगा। क्लियर? तो इसमें 2 लिंकेज होगी, एक लीनियर लिंकेज वो होगी 1,4 लिंकेज और 2 लीनियर चेनों को जो ज्वाइन करता है उसको अल्फा 1,6 लिंकेज पाई जाती है। 2 लिंकेज इसमें पाई जाती है और इसको हम क्रॉस लिंक पॉलीमर बोलते हैं और ये आपका आयोडीन टेस्ट नहीं देता है, ठीक है बेटा, ये आयोडीन टेस्ट नहीं देता है। अब आते हैं पॉइंट पे। पहला ऑप्शन ये है एमाइलोपेक्टिन है 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6 अल्फा लिंकेज। क्या सही है? बिल्कुल ये पॉइंट सही है। तो ए इज द राइट आंसर, ठीक है। बाकी पॉइंट भी चेक कर लेते हैं। एमाइलोज है 1,4 अल्फा लिंकेज, गुड, एंड 1, ये केवल इसमें एक ही लिंकेज बेटा, ये भी गलत है। एमाइलोपेक्टिन 1,4 अल्फा लिंकेज एंड 1,6, यहाँ बीटा बोल रहे हैं बेटा, बीटा नहीं, यहाँ पे अल्फा होना चाहिए, तो ये पॉइंट भी गलत हो गया। नेक्स्ट है एमाइलोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। बिल्कुल गलत है, क्योंकि एमाइलोज क्या है भाई? स्टार्च ही तो है और स्टार्च किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का, ठीक है। मतलब गैलेक्टोज इसमें नहीं पाया जाता, ग्लूकोज पाया जाता है, तो ये पॉइंट भी गलत है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन फॉर्म अ ज्यूटर आयन। पूछ रहा है कि ये 4 कंपाउंड दिए गए हैं और इसमें ज्यूटर आयन कौन बनाएगा। तो सबसे पहले बेटा ये तो आपको पता ही होगा कि ज्यूटर आयन वो आयन होता है जिसमें क्या हो, पॉजिटिव चार्ज भी हो नेगेटिव चार्ज भी हो, एसिड बेस कंपोनेंट हो और उससे पॉजिटिव चार्ज भी जनरेट हो और नेगेटिव चार्ज भी जनरेट हो विद इन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं ज्यूटर आयन। और आपको पता है ज्यूटर आयन कौन शो करता है, अमीनो एसिड। जितने अमीनो एसिड है ज्यूटर आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं। और कैसे होता है वो बता दो। और ये हो गया आर, ये कोई एक जनरल अमीनो एसिड है, ये आर वेरिएबल होता है, आर की जगह आप कुछ रखोगे तो अमीनो एसिड आएगा। अब इसको अगर आप अमीनो एसिड को आपने क्या किया, वाटर में डिसॉल्व किया, किसमें, वाटर में जब डिसॉल्व किया तो वाटर में डिसॉल्व किया तो आपको पता है ये क्या है, एसिड है। ये क्या करता है, H+ को बाहर निकाल देता है, ठीक है, और अपने यहां माइनस चार्ज बना लेगा, ठीक है। एसिड ने क्या किया, H+ को बाहर निकाला, यहां तो H+ बाहर निकल गया। अब बेटा देखो यहां जो NH2 ग्रुप लगा है इसके पास क्या लोन पेयर है, और जब लोन पेयर है तो इस H को कहेगा कि लो भाई लोन पेयर तुम ले लो, आओ। तो इसने क्या किया, लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लिया, और जैसे ही लोन पेयर को एक्सेप्ट किया तो बेटा ये स्ट्रक्चर बन गया, हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गया। और आपको पता है जैसे ही ऐड होगा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने अपने लोन पेयर को डोनेट कर दिया है। और ये बेटा ये जो स्ट्रक्चर देख रहा है यही क्या है, ज्यूटर आयन, ठीक है, ये ज्यूटर आयन है। तो चेक कर लेते हैं एनिलीन, एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, ये होता है एनिलीन। एसिटानिलाइड, ये होता है बेटा एसिटानिलाइड, NC, ये होता है एसिटानिलाइड, ठीक है। बेंजोइक एसिड बेटा, बेंजोइक एसिड ये होता है। और ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर बेटा ये होता है। अब आप बताओ इसमें से ज्यूटर आयनिक फॉर्म में कौन एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल ये एग्जिस्ट करेगा क्योंकि तो एकदम एग्जैक्ट किसके सिमिलर है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी, ग्लाइसिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो आते हैं बेटा, ओवा एल्बुमिन इज अ सिंपल फूड रिजर्व इन एग व्हाइट। ये कह रहे हैं कि बेटा जो अंडे की सफेदी होती है, भाई अंडे में 2 पोर्शन होता है, एक सफेद वाला पोर्शन होता है और एक येलो कलर का होता है। तो वो कह रहे हैं जो एग व्हाइट होता है उसमें क्या होता है, ओवा एल्बुमिन एक रिजर्व फूड के रूप में प्रिजर्व होता है, यही है। तो बिल्कुल जो एग व्हाइट होता है बेटा ये आपको पता है ये प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, और इसमें जो प्रोटीन होती है वो कौन सी प्रोटीन होती है, एल्बुमिन, ठीक है। तो ओवा एल्बुमिन इन्होंने कहा है तो ये बिल्कुल सही है, एल्बुमिन प्रोटीन पाई जाती है एग व्हाइट में, क्लियर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही। बी स्टेटमेंट की बात करें, ब्लड प्रोटीन थ्रोम्बिन एंड फाइब्रोनेजन आर इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। आपको पता होगा कि ब्लड क्लॉटिंग में थ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजन का बहुत ज्यादा रोल है। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये चीज आपको क्लियरली पता होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट भी सही है, थ्रोम्बिन और फाइब्रोनेजन का बहुत ज्यादा रोल है ब्लड ब्लड क्लॉटिंग में, क्लियर। सी पॉइंट बेटा क्या कह रहे हैं, सी ऑप्शन में कह रहे हैं कि डीनेचुरेशन मेक्स द प्रोटीन मोर एक्टिव। गलत भाई, प्रोटीन की एक्टिविटी तो उसके सेकेंडरी, टर्सरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है, और जब आप डीनेचुरेशन कराते हो तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर गया, टर्सरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया, तो क्या प्रोटीन एक्टिव रह गया, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट गलत है। प्रोटीन एक्टिव तब होगा जब उसके पास, भाई प्रोटीन की एक्टिविटी क्या है,
प्रोटीन की एक्टिविटी डिपेंड करती है उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी पे, और बायोलॉजिकल एक्टिविटी 3 डिग्री या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। जब वही डिस्ट्रॉय हो गया तो उसकी एक्टिविटी तो चली गई। तो डीनेचुरेशन से प्रोटीन की एक्टिविटी लॉस होता है, ना कि उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, इंसुलिन मेंटेन शुगर लेवल इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बॉडी। बिल्कुल, इंसुलिन शुगर लेवल को मेंटेन करता है, ये आपको पता ही है। ये क्या है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स स्टेट दैट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम। देखो सेंट्रल डोग्मा क्या होता है बेटा? सेंट्रल डोग्मा आपको पता है किसने दिया था? क्रिक साहब ने दिया था। उन्होंने बताया था कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन डीएनए से कहां जाती है? आरएनए, और आरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया था कि डीएनए आपस में क्या करता है? रेप्लिकेट भी करता है। ठीक है। ये होता है बेटा सेंट्रल डोग्मा। क्लियर? अब देख लेते हैं। ये कह रहा है अमीनो एसिड, प्रोटीन, डीएनए। गलत। डीएनए कार्बोहाइड्रेट, ये भी पॉइंट गलत हो गया बेटा। डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन, बिल्कुल मैच कर रहा है। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। तो सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी, डीएनए, आरएनए। कार्बोहाइड्रेट नहीं बेटा, यहाँ क्या होना चाहिए? प्रोटीन होना चाहिए। तो ये भी गलत हो गया आपका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट करस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ नेम्स of 4 aldose with configuration given below। ये 4 कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है और आपसे पूछ रहे हैं कि मतलब इनका जो नाम है वो कौन कौन सा नाम होगा और करेक्ट ऑर्डर में बताना है रेस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट इसका आप बताओगे, फिर सेकंड ये, फिर थर्ड ये, फोर्थ ये। ठीक है। तो देखो बेटा कुछ पॉइंट में आपको बता दो। सबसे पहले आप डी एंड एल ग्लूकोज, डी और एल आपको पता है, ये दोनों स्ट्रक्चर डी एंड एल फॉर्म आपको पता है कि किसके रिस्पेक्ट में दिए गए हैं? एल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में। ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में डी एंड एल फॉर्म दिए गए हैं। और आपको पता है कि ये जो OH राइट ग्रुप में है, अगर इसके साइड अगर OH ग्रुप हो, मतलब राइट साइड OH है और उसी के साइड OH ग्रुप हो, तो इसको हम कहते हैं डी फॉर्म। क्लियर? और अगर इस OH ग्रुप के अपोजिट OH ग्रुप हो, मतलब ये OH ग्रुप अगर राइट में है और ये OH ग्रुप लेफ्ट में है, तो इसको हम क्या कहते हैं? एल फॉर्म। एक बार मैं फिर बता दूं, जिस साइड OH है उसी साइड सेकेंडरी OH भी लगा है, तो उसको हम कहेंगे डी फॉर्म, और जिस साइड OH लगा है उसके अपोजिट साइड वो सेकेंडरी वाला OH है, तो वो कहेंगे एल फॉर्म। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये डी फॉर्म हो गया, ये एल फॉर्म। ये बताओ क्या होगा? सेम साइड है, डी फॉर्म, और ये क्या होगा बेटा? एल फॉर्म। ठीक। तो दोनों ऊपर वाले डी होंगे और दोनों नीचे वाले एल हो गए। ये तो बात हमें क्लियर हो गई। अब आता है बेटा कि इरिथ्रोज क्या होता है और थ्रियोज क्या होता है। ठीक। तो देखो, अगर दोनों OH ग्रुप सेम साइड हो, ये जो दोनों OH ग्रुप हैं अगर ये सेम साइड हैं, तो इसको हम बोलते हैं बेटा इरिथ्रोज। और दोनों OH ग्रुप अगर अपोजिट साइड हैं, तो ये क्या होगा? थ्रियोज। क्लियर? दोनों ग्रुप अगर OH सेम साइड है तो इरिथ्रोज, और अपोजिट साइड है तो थ्रियोज। ठीक है। तो ये क्या होगा? ये भी इरिथ्रोज होगा बेटा। ये क्या होगा? थ्रियोज। ठीक है। अब देख लो इसका क्या नाम होगा? डी इरिथ्रोज, डी थ्रियोज, एल इरिथ्रोज, एल थ्रियोज, यही होगा। चेक कर लेते हैं। डी इरिथ्रोज, डी थ्रियोज, एल इरिथ्रोज, एल थ्रियोज, डी इज द राइट आंसर। इसी से तो मैच कर रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? डी। फर्स्ट कह रहे हैं एल इरिथ्रोज, गलत है। डी थ्रियोज, डी तो सही है लेकिन यहाँ थ्रियोज नहीं, क्या है? इरिथ्रोज है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी एल इरिथ्रोज सही है। एल थ्रियोज, अरे एल कहाँ है बेटा? डी है ना, तो गलत है।
ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग आरएनए एंड डीएनए रेस्पेक्टिवली इज। डीएनए और आरएनए की बात कर रहे हैं, तो बेटा मैं डीएनए और आरएनए के बारे में आपको बता दूं। बेसिकली इसमें दो डिफरेंस हैं, वैसे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, लेकिन इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि इसमें जो शुगर यूज होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोस शुगर, ठीक है, और इसमें जो शुगर यूज होती है वो राइबोस शुगर यूज होती है। क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये दो पॉइंट आपने समझ लिया। और भी डीएनए आरएनए के बेस में डिफरेंस है बेटा। यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस होता है वहां पे यूज होता है थाइमीन, और यहाँ पे यूज होगा बेटा यूरेसिल, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है आरएनए और डीएनए में, लेकिन जो मेन पॉइंट है कि इसमें जो शुगर होगी वो डीऑक्सीराइबोस शुगर यूज होती है और आरएनए में आपका राइबोस शुगर। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए देखो क्या लिखा है, द शुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज अ अरेबिनोज। क्या अरेबिनोज है? नहीं बेटा, वो तो राइबोज है, तो ये तो पॉइंट गलत हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, द शुगर कंपोनेंट इन द आरएनए इज 2-डीऑक्सीराइबोस। भाई राइबोज है, डीऑक्सीराइबोस नहीं है, तो ये पॉइंट भी गलत। द शुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज अरेबिनोज, फिर वही अरेबिनोज नहीं बेटा, क्या है? राइबोज है, तो ये पॉइंट भी गलत। नेक्स्ट डी ऑप्शन, द शुगर कंपोनेंट इन आरएनए इज राइबोज, सही है। एंड द शुगर कंपोनेंट इन डीएनए इज 2-डीऑक्सीराइबोस, बिल्कुल ये पॉइंट भी सही है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? डी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, in a protein molecule various amino acid are linked together by। तो बेटा अमीनो एसिड बना लेते हैं, उनकी लिंकिंग आपको दिखा देते हैं। ये हो गया NH, H, यहां हो गया H, यहां R होगा बेटा, और ये हो गया COOH, यहां पे भी वही पॉइंट H2N CHR एंड COH, ठीक है। एक अमीनो एसिड बेटा ये है और दूसरा अमीनो एसिड ये है, ठीक। अब देखो इसमें बॉन्ड कैसे बनता है। ये जो OH है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और स्ट्रक्चर ये बन जाता है C डबल बॉन्ड O N CHR COOH NH2। और बेटा अगर आपको पता हो तो इस लिंकेज को हम क्या कहते हैं? इस लिंकेज को बोलते हैं बेटा पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। तो जो प्रोटीन के जो अमीनो एसिड हैं वो किससे बाइंड अप होते हैं? पेप्टाइड लिंकेज। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ए, पेप्टाइड बॉन्ड से अमीनो एसिड प्रोटीन में बॉन्डेड होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन गिवन बिलो इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। कह रहे हैं कि ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें पूछ रहे हैं कौन सा नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि रिड्यूसिंग शुगर कौन कौन होते हैं। देखो बेटा, all monosaccharide, all monosaccharides and all disaccharides are reducing sugar except sucrose। मतलब जितने भी मोनोसैकेराइड हैं, जितने भी डाइसैकेराइड हैं, सभी क्या होते हैं? रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, लेकिन सुक्रोज ऐसा डाइसैकेराइड है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, ठीक है। बस अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है बेटा, ये रिड्यूसिंग शुगर है। माल्टोज डाइसैकेराइड है, लैक्टोज डाइसैकेराइड है, सुक्रोज डाइसैकेराइड है। तो मैं क्या बताया था कि जितने भी डाइसैकेराइड हैं सभी क्या हैं? रिड्यूसिंग एक्सेप्ट सुक्रोज। सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है,
रिड्यूसिंग शुगर नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, D plus glucose reacts with hydroxylamine and yields an enzyme. The structure of the enzyme would be। ठीक है, कह रहे हैं कि D plus glucose हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्ट करता है तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्सिम का? बेटा हाइड्रोक्सिल कैसे बनता है ये मैंने आपको कार्बोनिल कंपाउंड में बताया था, यहां भी बता दे रहा हूं कि देखो बेटा क्या होता है, मान लो कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्सिलेमिन से करते हैं तो ये क्या होता है, यहां से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और अल्टीमेटली हमें क्या मिल जाता है? ऑक्सिन। इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सिन। ठीक है, सेम यही फिनोमिना ग्लूकोज के साथ होगा। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप पाया जाता है, तो वो क्या करेगा, हाइड्रोक्सिलेमिन से रिएक्शन करके ऑक्सिन बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा आपको तो ये आना चाहिए कि D प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो D प्लस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बेटा ये होता है CH डबल बॉन्ड O, पहले 6 कार्बन आप बना लो, 1 2 3 4 5 और 6 वाला होता है उसमें CH2OH लगा होता है। अब आता है कि OH को कैसे मेंटेन करें, तो मैं बोल रहा था बेटा CH2OH में जब आपको D प्लस ग्लूकोज बनाना है तो क्या करोगे आप, OH को राइट साइड में रखते हैं। ठीक है, एक OH को राइट साइड में रखेंगे, फिर इसको रिपीट करेंगे, मतलब वैसे ही रखेंगे, उसके बाद अल्टरनेट कर देंगे। समझ गए आप? तो ये हो गया D प्लस ग्लूकोज। अब इसकी किसकी रिएक्शन करा रहे हैं आप? हाइड्रोक्सिलेमिन की। ये हो गया हाइड्रोक्सिलेमिन, यहां से क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा और अल्टीमेटली स्ट्रक्चर बन जाएगा HC डबल बॉन्ड NOH। और यहाँ पे फिर से वही, भाई स्ट्रक्चर में तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं है, 1 2 3 4 5 एंड 6 वापस से राइट साइड रखो, रिपीट करो एंड देन अल्टरनेट कर दो बेटा। क्लियर? तो ये बनेगा हमारा ऑक्सिम। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेक करते हैं बेटा। फर्स्ट में देखो आप CH2OH OH, यहाँ रिपीटेड नहीं है, ये गलत है। इसमें रिपीटेड है पर ये दोनों एक ही साइड हो गए, ये भी गलत है। सी में चेक करते हैं बेटा। सी में यहाँ पे बेटा ऑप्शन थोड़ा मिसेज है, यहाँ पे होगा CH2OH। क्लियर? अब ठीक, यहाँ पे बेटा CH2OH होगा। ठीक है, तो देखो ये भी मैच नहीं कर रहा है। डी ऑप्शन चेक करो, बिल्कुल राइट साइड है, अल्टरनेट है, तो डी हमसे मैच कर रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। समझ गए आप? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज produced under the condition of stress which stimulate glycogenolysis in the liver of human beings। कह रहे हैं कि कौन सा हार्मोन है जो स्ट्रेस के दौरान रिलीज होता है। तो आपको पता है बेटा एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है स्ट्रेस के दौरान रिलीज होता है। आपको पता है इसको फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट हार्मोन भी कहते हैं। ये बायोलॉजी के बच्चे बहुत अच्छे से जानते होंगे, आप नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको पता होगा कि एड्रेनलिन क्या होता है, फ्लाइट, फाइट एंड फ्राइट के दौरान रिलीज होता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ने द लिंकेज बिटवीन डिफरेंट नाइट्रोजनस बेसिस आर। जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो पूछ रहे हैं बेटा कि वो किससे बाइंड अप होते हैं। तो आपको पता है कि जितने भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं बेटा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि डीएनए में जो एडेनिन होता है ये बॉन्डेड होता है थायमिन से, और जो साइटोसिन है ये किससे बाइंडेड होता है, ये ग्वानिन से बाइंडेड होता है। ठीक है, एडेनिन और थायमिन के बीच में कितना होता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। तो ये कौन सा बॉन्ड है बेटा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, तो ये किससे बाइंड अप होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से बाइंड अप होगा। तो हमारा आंसर कौन सा होगा,
B. Base are jointed by hydrogen bond. Next question. Deficiency of vitamin B1 causes the disease. कह रहे हैं कि विटामिन B1 की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है। बेटा विटामिन B1 का नाम आपको पता है, इसको थियामीन भी कहते हैं, ठीक है। तो थियामीन की डिफिशियंसी से क्या होता है आपको पता है, बेरी बेरी डिजीज होती है जो थियामीन की डिफिशियंसी से होती है। तो बी इज द राइट आंसर। बाकी डिजीज के लिए भी मैं बता दूं बेटा, ऑप्शन ये जो दिख रहा है कन्वोल्यूशन, बेटा ये होता है केमिकल प्रेजेंट इन ब्लड, ठीक है। ब्लड में टॉक्सिक केमिकल प्रेजेंट होने की वजह से कन्वोल्यूशन होता है। चिलोसिस बेटा ये होता है आपके विटामिन B2 से, और इसका नाम आपको पता है ये क्या होता है, राइबोफ्लेविन, ठीक है। मतलब विटामिन B2 की कमी से क्या होगा, चिलोसिस होगा। अब आते हैं स्टेरिलिटी बेटा होता है इनफर्टिलिटी, और ये होता है आपका, इसके कई फैक्टर हैं विटामिन डी वगैरह, लेकिन मेनली होता है विटामिन E, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा है, B1 की कमी से बेरी बेरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मोनोसेकेराइड फॉर्म सुक्रोज। सुक्रोज किससे बनता है, तो बेटा आपको मैं बता दूं, जो सुक्रोज होता है ये फ्रक्टोज और ग्लूकोज के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है। लेकिन कौन सा फ्रक्टोज और कौन सा ग्लूकोज ये मैं बता दूं। तो बेटा जो फ्रक्टोज है इसको हम क्या कहते हैं, फ्रक्टोफ्यूरेनोज कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें फ्रीऑन रिंग पाई जाती है, ठीक है। ग्लूकोज को कहते हैं ग्लूकोपाइरेनोज। क्यों, क्योंकि इसका जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें जो साइक्लिक जो दिखता है, साइकिल दिखता है, उसको क्या कहते हैं, पायरोल रिंग। ग्लूकोज में पायरोल रिंग पाने की वजह से इसको ग्लूकोपाइरेनोज कहते हैं। फ्रक्टोज में फ्यूरॉन रिंग पाए जाने की वजह से क्या बोलते हैं, फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें जो फ्रक्टोज होता है ये बीटा फ्रक्टोज यूज किया जाता है, ठीक है। और जो ग्लूकोज होता है ये होता है अल्फा। तो हम ये कह सकते हैं कि सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोपाइरेनोज यूज होता है और बीटा फ्रक्टोफ्यूरेनोज यूज होता है, ठीक है। और दोनों का डी फॉर्म यूज है, फ्रक्टोज का भी डी फॉर्म यूज होता है और ग्लूकोज का भी डी फॉर्म यूज होता है। तो हम ये कहेंगे कि सुक्रोज में बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज यूज होता है एंड अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए कह रहे हैं अल्फा डी गैलेक्टो, बिल्कुल गलत, अल्फा डी क्या, ग्लूकोज होता है बेटा। बी ऑप्शन अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज सही है एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, बिल्कुल ये सही है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। बाकी भी चेक कर लेते हैं, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, डी ग्लूकोपाइरेनोज तो सही है बट पर बीटा नहीं, यहाँ पे अल्फा होगा, तो ये भी गलत। अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज सही है बेटा एंड बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज होगा, यहाँ पे पाइरेनोज नहीं होगा, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग प्लस लैक्टोज। ठीक है, कह रहे हैं कि 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि लैक्टोज के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो मैं बेटा लैक्टोज के बारे में आपको बता दूं कि जो लैक्टोज होता है ये किससे मिलके बना होता है, ये बेटा मिलके बना होता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज से, ठीक है। और दोनों का कंपोजिशन कितना होता है, 50-50% होता है बेटा, इक्वल अमाउंट दोनों इन्वॉल्व करते हैं, फिर लैक्टोज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं ऑप्शन, कह रहा है ऑन हाइड्रोलिसिस लैक्टोज गिव इक्वल अमाउंट ऑफ D प्लस ग्लूकोज एंड D प्लस गैलेक्टोज। बिल्कुल भाई, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलके बना है, तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तब तो यही मिलेंगे दो, तो पहला पॉइंट तो सही है। दूसरा पॉइंट, लैक्टोज इज बीटा ग्लूकोसाइड फाउंड बाय द यूनियन ऑफ मॉलिक्यूल D ग्लूकोज एंड मॉलिक्यूल ऑफ D प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। बेटा मैं एक पॉइंट इसमें आपको और बता दूं कि इसमें जो लिंकेज होता है 1,4 बीटा लिंकेज पाया जाता है लैक्टोज में,
1,4 बीटा लिंकेज पाया जाता है। तो इसमें ये बीटा ग्लूकोसाइड बोल रहे हैं, तो बिल्कुल सही है। लैक्टोज बीटा ग्लूकोसाइड होता है जो D प्लस ग्लूकोज एंड D प्लस गैक्टोज के मिलने से बनता है। तो ये पॉइंट भी सही है बेटा। सी है, कह रहे हैं लैक्टोज इज रिड्यूसिंग शुगर, मैं पहले ही बता चुका हूं, ऑल डाइसैकेराइड आर रिड्यूसिंग शुगर एक्सेप्ट सुक्रोज, तो ये रिड्यूसिंग शुगर है। एंड डज नॉट एग्जिबिट म्यूटा रोटेशन, हो गई गड़बड़ी भाई। रिड्यूसिंग शुगर आप कह रहे हो और कह रहे हो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगा, तो ये गलत है। ये म्यूटा रोटेशन शो करता है, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत हो गया? थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया बेटा। ये म्यूटा रोटेशन शो करता है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी इज द राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट है लैक्टोज C12H12O11 कंटेन 8 OH ग्रुप। बेटा जब आप लैक्टोज का फिगर बनाओगे तो आपको 8 OH ग्रुप मिलेंगे। वैसे भी आप देख लो, इसमें ग्लूकोज में कितने OH ग्रुप होते हैं? 5, इसमें 5। जब इसकी हम बॉन्डिंग कराते हैं तो बेटा क्या होता है? 2 OH ग्रुप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं और अल्टीमेटली क्या होता है? हमें 8 OH ग्रुप बच्चा मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन? 4 ऑप्शन दिए गए और पूछ रहे हैं कौन सा फैट सॉल्युबल नहीं है। तो बेटा फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं वो देख लो आप। फैट सॉल्युबल विटामिन, बेटा इसको याद रखना, A, D, E, K, मतलब विटामिन A, D, E, K ये सभी क्या है? फैट सॉल्युबल है। इसके अलावा जो भी आपको मिलता है वो क्या है? क्या है? वाटर सॉल्युबल बेटा। तो चलो चेक कर लेते हैं। अब बताओ, ऑप्शन बी देखो, विटामिन डी क्या ये फैट सॉल्युबल है? विटामिन ई फैट सॉल्युबल, विटामिन ए फैट सॉल्युबल, लेकिन क्या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फैट सॉल्युबल है? नहीं। तो ये हमारा आंसर होगा ए, विटामिन बी is not a fat soluble vitamin, it is a water soluble vitamin. Okay, next question, which of the following statement about denaturation given below are correct? 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट डीनेचुरेशन के लिए करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं बेटा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन causes loss of secondary and tertiary structure of protein। बताया था बेटा कि डीनेचुरेशन जब आप प्रोटीन का कराओगे तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, इवन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन सस्टेन्ड रहता है। तो ये पॉइंट सही है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा सही है। नेक्स्ट पॉइंट, डीनेचुरेशन लीड टू कन्वर्जन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए इनटू सिंगल स्टैंड। बिल्कुल, जब हम डीनेचुरेशन कराते हैं तो जो डीएनए आपको पता है ये डबल हेलिक्स फॉर्म में पाया जाता है बेटा, और ये किसके द्वारा जुड़ा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा। ये पता है आपको। जब हम डीनेचुरेशन कराते हैं तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाती है। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी तो ये जो डबल स्टैंड है वो सिंगल स्टैंड में अपीयर हो जाता है। तो ये पॉइंट भी सही है कि डीनेचुरेशन कराने पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा क्या कह रहे हैं? तीसरा कह रहे हैं बेटा, डीनेचुरेशन अफेक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन विच गेट डिस्टॉर्टेड। गलत है बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो सस्टेन रहता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। डिस्टर्ब तो सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट एंड सेकेंड। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? सी इज द राइट आंसर। फर्स्ट एंड सेकेंड ऑप्शन सही है, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है, डी थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following does not exhibit the phenomenon of म्यूटारोटेशन? बात आ गई बेटा म्यूटारोटेशन की। तो म्यूटारोटेशन क्या होता है? आपको पता है कि जो ग्लूकोज होता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ग्लूकोज का ना। ग्लूकोज होता है, आपको पता है अल्फा डी ग्लूकोज भी होता है और बीटा डी, बीटा निगेटिव या बीटा एल ग्लूकोज होता है, ठीक है। ये दो फॉर्म में पाए जाते हैं ग्लूकोज। ये जो दोनों ग्लूकोज है आपको पता है बेटा ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है। अल्फा डी ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। और ये जो इंटर कन्वर्जन है
ये तब तक होता रहता है जब तक इक्विलिब्रियम पॉइंट ना आ जाए, मतलब जब तक अल्फा बीटा एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहेंगे। और इसके वजह से जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसमें जो चेंजेस आएंगे, इस फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। ठीक है, बात समझ गए आप। आपको पता है कि ग्लूकोज क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, किसी एंगल से डेविएट करते हैं। तो मैं आपको बताया कि जब अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा हो और उस कन्वर्जन के बाद जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसमें जो एंगल में चेंजेस आ रहे हों, और वो जो चेंजेस है तब तक होते रहे जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, तो इस इंटर कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं। समझ गए आप म्यूटा रोटेशन। ठीक, अब बेटा म्यूटा रोटेशन आपको पता है कि मोस्टली जो रिड्यूसिंग शुगर हैं वो म्यूटा रोटेशन शो करती हैं। ठीक है, तो इसमें से चेक कर लेते हैं, जो रिड्यूसिंग शुगर होगी वो म्यूटा रोटेशन शो करेगी, जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी वो म्यूटा रोटेशन शो नहीं करेगी। तो ऑप्शन बी चेक करो, लैक्टोज क्या रिड्यूसिंग शुगर है, बिल्कुल, तो ये तो म्यूटा रोटेशन शो करेगी। फ्रक्टोज ये भी रिड्यूसिंग है, माल्टोज ये भी रिड्यूसिंग है, सुक्रोज बेटा मैं बताया था ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, और जब नॉन रिड्यूसिंग शुगर है तो ये क्या म्यूटा रोटेशन शो करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तुम्हारा आंसर कौन सा होगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रक्टोज रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट ड्यू टू, फ्रक्टोज कह रहे हैं कि टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है, ऐसा क्यों। तो बेटा पहले तो आप फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना लो जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मामला क्या है। 1 2 3 1 2 3 4 5 and 6 CH2OH, here OH H OH H and here is H and OH। ठीक, अब ये हो गया बेटा आपका डी फ्रक्टोज, या सीधा सीधा मैं फ्रक्टोज की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये हो गया फ्रक्टोज। अब ये कह रहे हैं कि ये टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है। आपको पता है टॉलेंस रिएजेंट को कौन रिड्यूस करता है भाई, एल्डिहाइड ग्रुप तो करता है। टॉलेंस रिएजेंट हो या फेलिंग रिएजेंट हो, इसको एल्डिहाइड ग्रुप क्या करता है, रिड्यूस करता है। लेकिन इसमें देखो आप यहाँ पे क्या है, कीटोनिक ग्रुप है, और जब ये कीटोनिक ग्रुप है तो ये क्या करेगा भाई, इसको तो नहीं करना चाहिए, पर फ्रक्टोज क्यों कर रहा है, यही तो क्वेश्चन है। तो देखो बेटा क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसमें होता है इनोलाइजेशन। ठीक है, और इनोलाइजेशन होने के बाद ये जो फ्रक्टोज है वो जो इसका कीटो ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रक्टोज टॉलेंस रिएजेंट को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, और इसका एनोलाइजेटेड स्ट्रक्चर क्या होगा वो बेटा ये देख लो, इसका एनोलाइजेटेड स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूं। देखो क्या होगा, आपको पता है ये जो होगा ये एल्कली मीडियम में होगा टॉलेंस रिएजेंट। जब एल्कली मीडियम में होगा तो ये क्या करेगा, एल्कान क्या करेगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा। जब ये प्रोटॉन को ले लेगा तो यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, यहाँ मूव करेगा, अल्टीमेटली स्ट्रक्चर आपका ये बन जाएगा। सी सिंगल बॉन्ड O यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा बेटा डबल बॉन्ड, यहाँ हो जाएगा CH OH। ठीक, ये बेटा हो जाएगा आपका CH OH COH H COH H और यहाँ पे CH2OH। ठीक है, अब देखो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे वापस इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन वापस से ले लेगा तो ये बॉन्ड यहाँ मूव होगी और OH यहाँ आ जाएगा, अल्टीमेटली स्ट्रक्चर ये बन जाएगा OH H CHO, और ये क्या हो गया, अल्टीमेटली मैं इसको R मान लूं बेटा, ये R हो गया। ठीक है, मैंने इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या मान लिया, R मान लिया। ठीक है, तो क्या ये एल्डिहाइड ग्रुप बन गया, और जैसे ही एल्डिहाइड ग्रुप बना आपको कंफर्म हो गया कि बेटा ये क्या है,
एल्डिहाइड है, ये क्या करेगा, टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करेगा। क्लियर? तुम्हारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन पढ़ लेते हैं बेटा, क्या कह रहे हैं, एसिमेट्रिक कार्बन, इसका कोई मतलब नहीं यहाँ पे। प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप, क्या एल्कोहलिक ग्रुप टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है? नहीं, एल्कोहल तो करता ही नहीं। थर्ड क्या है, इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन टू एल्डिहाइड बाय बेस, बिल्कुल बेस के प्रेजेंस में जो फ्रक्टोज है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। देखो हो गया ना, तो बेटा आंसर कौन सा होगा, डी, इनोलाइजेशन ऑफ फ्रक्टोज फॉलोड बाय कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड बाय बेस। क्लियर? तो बेटा इस वीडियो लेक्चर में हमने बायोमॉलिक्यूल चैप्टर के पिछले 10 साल के क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप मुझे ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और बेटा कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आई होगी तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप कि इसमें क्या त्रुटि रह गई, कौन सी चीज आपको समझ नहीं आई, या मैंने क्या कुछ गलत पढ़ाया या सही पढ़ाया। ठीक है, प्लीज मुझे कमेंट करें। और बेटा मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आपके जितने भी तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको बताइए, और ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है नीट एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।